नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने सूक्ष्म जीव और उनसे होने वाले रोगों और उनके लाभ पढ़े थे। दोस्तों, आज हम जो है भोजन के प्रमुख अवयव और उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये जितने भी भोजन के अवयव है, इसमें से अगर किसी भी पोषक तत्व की या अवयव की हमारे शरीर में अगर कमी होती है तो रोग या फिर हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म या फिर हमारे शरीर की कुछ न कुछ प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तो ये सभी जो अवयव है, ये जितने भी अवयव आपके सामने हैं दोस्तों, ये सभी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, हमारे शरीर के लिए भी। क्योंकि बायोलॉजी में हम अपने आप का ही अध्ययन करते हैं, इसीलिए बायोलॉजी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और इट मीन्स मतलब कि जितने भी साइंस के प्रोडक्ट आते हैं या फिर साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जितने भी प्रकार की चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें हमारे कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं हम इनको काम में लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन के बारे में, फिर वसा यानी फैट के बारे में, विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, वाटर के बारे में, और आपके फूड के फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सभी तत्व आपके लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले जो है हम लोग इसको कार्य के आधार पर विभाजित करते हैं और देखते हैं कि क्या बात है भाई इसमें सब में। ठीक है, क्या चीज़ों में जो है किस किस प्रकार के जो है यहाँ पे आपके जो है तत्व आते हैं, अवयव आते हैं। ठीक है, बात करें कार्य के आधार पर भोज्य अवयवों का वर्गीकरण। ठीक है, सबसे पहले शरीर की वृद्धि, विकास और ऊर्जा। वृद्धि यानी ग्रोथ, विकास यानी आपका डेवलपमेंट, और ऊर्जा यानी आपको एनर्जी। ये सब किन किन अवयव के द्वारा आपको मिलता है? तो आपको ऊर्जा तो मिलती है कार्बोहाइड्रेट के द्वारा, वसा के द्वारा भी आपके शरीर को जो है वृद्धि होती है, विकास होता है, और आपके जो है ऊर्जा मिलती है। वहीं प्रोटीन के द्वारा भी आपके शरीर को ये सब चीज़ें मिलती है। दूसरा है यहाँ पे शरीर के निर्माण के अवयव, यानी शरीर के निर्माण में किस किस अवयव की भागीदारी है। तो यहाँ आपके प्रोटीन है, खनिज लवण है और जल है। बात करें तीसरी के बारे में, तो यहाँ जो है सुरक्षा प्रदान करने वाले अवयव, यानी आपकी बॉडी को जो है सुरक्षा कौन से अवयव प्रदान करते हैं, जिसमें आपके विटामिन्स आते हैं, खनिज लवण आते हैं, जल आता है, प्रोटीन आता है। तो ये सब अवयव, इसीलिए इन सब तीनों ही चीज़ों के जो है कार्य के आधार पर हम लोगों ने विभाजित किया है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए, एक नोट लगा के आप लोग लिख लीजिएगा कहीं भी। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, नोट लगा के ये लिखना है हम लोगों को, ग्लूकोज का एक अणु 38 एटीपी प्रदान करना है। ये तो एक इम्पोर्टेंट बात है कि आपको प्रश्न में डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि आपका जो ग्लूकोज होता है, जिसका सूत्र क्या होता है, C6H12O6, तो ये कितने एटीपी क्या होता है, जिसमें आपकी ऊर्जा का मापन आप लोग करते हो। तो ये 38 एटीपी जो है वो जनरेट करता है। यानी एक ग्लूकोज का जो अणु होता है आपके शरीर में, 38 एटीपी जो है वो क्या करता है, 38 एटीपी आपके 38 एटीपी का निर्माण करता है। ठीक है, बात करें आगे कि एक एटीपी बराबर 34 किलो जूल होता है। आपको पता है कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो आपके 34 किलो जूल के बराबर जो है ऊर्जा या फिर जूल जो है कार्य, ये आपके संचित करती है एक एटीपी अगर बात करें तो। इस प्रकार जो ग्लूकोज का एक मोल होता है ना, ये टोटल आपके जो 38, आपके ग्लूकोज में कितने एटीपी, 38, तो 38 को किससे गुणा कर देंगे, 34 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे 1292 किलो जूल ऊर्जा आपको पूर्ण रूप से, और वो किसके बाद, ऑक्सीडेशन के बाद आपको मिलती है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल बात थी जो आपको समझानी थी। यहाँ पे आपको ध्यान क्या क्या रखना है कि आपका जो ग्लूकोज का एक अणु होता है वो 38 एटीपी ऊर्जा प्रदान करता है, और एक एटीपी में आपके 34 किलो जूल पाया जाता है।
उसके बाद अगर आपको डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि आपके ग्लूकोज का 1 मोल कितने किलो जूल ऊर्जा करता है, तो 1292 किलो जूल ऊर्जा पूर्ण रूप से आपको प्रदान करता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। सबसे पहला तत्व जो कि है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। ये कार्बोहाइड्रेट किसके किसके जो है किसके बना होता है। एक तो इसमें आपके कार्बन होता है, एक आपके हाइड्रोजन इसमें होता है, और एक इसके आपके ऑक्सीजन होता है। ये तीनों ही तत्व इसमें होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है एक प्रकार का, ध्यान रखना है ना, और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, और ऊर्जा भी कौन सी, तुरंत ऊर्जा प्रदान करना। जैसे आपने आलू खाया, अगर आलू में कार्बोहाइड्रेट है तो आपको तुरंत ऊर्जा प्रदान करेगा। ये सब आपको समझने की चीज़ें हैं। ठीक है, बात करें 1 किलो कैलोरी ऊष्मा किसे कहते हैं, तो ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 लीटर पानी का तापमान 1 सेल्सियस तक बढ़ा दे। यानी 1 किलो कैलोरी ऊष्मा किसे कहेंगे कि वह मात्रा ऊष्मा की जो 1 लीटर पानी का तापमान 1 सेल्सियस तक बढ़ा दें। और 1 किलो जूल में 4.18 किलो 1 किलो कैलोरी में 4.18 किलो जूल उपस्थित होता है। 1 किलो जूल में कितनी कैलोरी होती है, अगर आपको ये पूछना है तो 1/4.18 हम लोग 1/4.18 कर देंगे, या फिर हम लोग ऐसे लिख देंगे कि 1000/4.18। ठीक है, यानी कि 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी होता है। तो आपको डायरेक्ट कहीं भी ये पूछे कि आपके 1 किलो कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं, तो 4.18 किलो जूल, और 1 किलो जूल बराबर कितने किलो कैलोरी होती है, तो 1000/4.18 कैलोरी। ठीक है, ये हो सकते हैं। अगर आपको यहाँ से आपको किलो कैलोरी में पूछे तो 1/4.18 किलो कैलोरी। ठीक है, 1000 वहाँ नहीं लगाना है क्योंकि किलो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लो। और 1 किलो कैलोरी बराबर कितनी कैलोरी अगर आपको पूछे तो आप लोग क्या बताओगे, आप लोग बता दोगे 1000 कैलोरीज। ठीक है, एक आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं। नोटिफिकेशन नहीं आया इसलिए हम लोगों ने फ़ोन बंद कर दिया है। ठीक है, बात करें एक और नोट यहाँ पे आपके लिए आ जाता है 1000 का। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी अगर आपको डायरेक्ट पूछे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने कैलोरी ऊर्जा आपको मिलेगी, तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको मिलने वाली है। विटामिन जो सी है उसका निर्माण न्यूक्लिक अम्लों के द्वारा होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के बारे में, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ध्यान रखना, जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च युक्त होती है और शर्करा युक्त होती है। यानी 2 प्रकार के तरीके से आपको कार्बोहाइड्रेट के स्रोत प्राप्त होते हैं। ये स्टार्च युक्त में आपके रोटी हो गया, चावल हो गया, अनाज हो गया, आलू हो गया, अरबी हो गई, केला हो गया। और शर्करा युक्त में जो है वो आपके गुड़, चीनी, खजूर, मुनक्का, ये सब आपके यानी जितने भी मीठे जो होते हैं वो आपके शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट हो गया। और जितने भी जैसे रोटी, चावल, अनाज, आलू, अरबी, केला, ये सब आपके स्टार्च युक्त हो गया। और केले में कहीं ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ऐसा हम लोगों ने हमारे साधारण जीवन में भी देखा है। जैसे ही हम लोग जो है कमजोरी, जैसे आपने जिम वाले बंदों को देखा होगा, वो ज़्यादातर आपके जो बनाना शेक्स है वो ज़्यादा जो है वो उपयोग में लेते हैं, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है और जितनी भी जो एनर्जी उन्होंने खर्च की है वो एनर्जी उन्हें तुरंत मिल जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपके तुरंत ऊर्जा का जो है स्रोत है। बात करें शर्करा की, तो शर्करा में जो सबसे पहले 5 प्रकार की जो है शर्करा पाई जाती है। सबसे पहले मोनोसेक्राइड होती है, डाइसेक्राइड होती है, फ्रुक्टोज के रूप में होती है, माल्टोज और लैक्टोज। इन जो है प्रकार की आपकी क्या होती है, शर्करा होती है या शुगर होती है। जो मोनोसेक्राइड होती है वो शीरा में, शहद में, मीठे फलों में, जैसे अंगूर हो गया, है ना, जितने भी मीठे फल आते हैं उनमें आपके जो है होता है। एक प्रकार की क्या है, सरल कार्बोहाइड्रेट है। बात करें डाइसेक्राइड सुक्रोज की, तो ये गन्ने और चुकंदर में जो आपके दानेदार जो शक्कर होती है वो भी यही डाइसेक्राइड प्रकार की शुगर होती है।
बात करें फ्रक्टोज की तो ये शहद व पके फलों में होती है। माल्टोज की बात करें तो अंकुरित अनाजों में पाया जाता है। और लैक्टोज तो आपको पता ही है दूध में पाया जाता है। ठीक है, अब आगे और बात करते हैं। विशेष क्या है, यहाँ पे विशेष क्या ध्यान रखना है, विशेष के रूप में क्या ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट बात कि कार्बोहाइड्रेट अपने किस रूप में अपने शरीर में पाया जाता है, कि ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, और भविष्य में ऊर्जा भी यही प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, फिर आता है सेलुलोज। तो सेलुलोज जितने भी आपके फल होते हैं, आपको पता है जो पादपों की कोशिका भित्ति होती है जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, वो आपकी कहाँ पाई जाती है, सेल वॉल जो है वो किसकी पाई जाती है, सेलुलोज की होती है। ठीक है, और आपके शरीर में जो है, आपके शरीर में सेलुलोज के पाचन का कोई भी जो है एक प्रकार से अंग नहीं है, सेलुलोज का पाचन वो नहीं कर सकता है। ठीक है, इतनी गहराई में हम लोग और आगे नहीं जाएंगे, बाकी पूरा आपको बता सकता हूँ मैं। ठीक है, बात करें सेलुलोज में तो फल हो गए, सब्जियां हो गई, अनाज हो गया, है ना, इनकी कोशिका भित्ति में पाया जाता है। यानी जितने भी प्लांट्स हो गए उनकी कोशिका भित्ति में सेलुलोज पाया जाएगा। सेलुलोज मानव शरीर द्वारा न पचाए जाने वाला रेशेदार पदार्थ है। ठीक है, जो रुकसांस की भांति कार्य करता है। सेलुलोज मल की स्थूलता प्रदान करता है, यानी मल जो होता है आपका, जब भी आप जो है मल त्याग करते हो तो उस टाइम जो है आपकी मल को स्थूलता प्रदान करेगा तथा मल त्याग को सुगम बनाएगा। तो ये आपके सेलुलोज का कार्य होता है। ठीक है, यानी सेलुलोज भी कहीं ना कहीं आपके लिए आवश्यक जो है अवयव है, ऐसे बोल सकते हैं। अब एक और नोट यहाँ पे आपके लिए, बहुत सारे नोट यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। ठीक है, बात करें एक सामान्य व्यक्ति को दिए जाने वाला 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। यानी एक सामान्य व्यक्ति को जो है एक दिन में 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होगी। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए ग्लूकोज ही एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। ये CNS जो होता है ना आपका, सेंट्रल नर्व सिस्टम, उसके लिए जो है ऊर्जा का जो एकमात्र स्रोत है वो क्या होता है, ग्लूकोज ही होता है। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, आपकी जो कार्य क्षमता होती है ना, है ना, वर्क कैपेसिटी, ये आपकी कम हो जाती है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, यानी कि आप लोग किसी भी काम को जो है वो तीव्रता से नहीं करोगे। काम अगर आप लोग एक दिन में क्या नाम है, एक दिन में अगर आप लोग जितना काम कर पाते हो उससे कम काम करोगे अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं लोगे तो। ठीक है, ऐसे समझो आप। चलो आगे बात करते हैं फैट के बारे में। फैट अपना दूसरा अवयव है दोस्तों, और ये भी किसका बना होता है, इसमें भी आपके कार्बन होता है, आपके हाइड्रोजन होता है और आपके ऑक्सीजन होता है, ये तीनों ही चीज़ें होती है। सबसे पहले जो फैट होता है ये जल में अविलय होती है, और इसका तो उदाहरण आप लोग आपके घरों में देखते हो। जैसे आपके पास एक ये गिलास है, ये आपके पास गिलास है और इसमें मैंने पानी भरा है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने पानी भर दिया है, पानी भर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे जो है वो एक तेल की बूंद यहाँ पे डालूंगा तो वो तेल की बूंद जो है वो यहाँ तैरती रहेगी, है ना। तेल की बूंद क्या करेगी, यहीं तैरती रहेगी, यानी ये घुल नहीं सकता है। तो जो है ये क्या करेगा, जल में अविलय होता है। बात करें ये कोशिकाओं में जो है कार्बनिक यौगिकों के रूप में पाया जाता है, यानी कोशिकाओं में किसके रूप में, कार्बनिक यौगिकों के रूप में पाया जाता है। शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा वसा से ही प्राप्त होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट तो क्या है, तुरंत ऊर्जा देता है, लेकिन जो सर्वाधिक ऊर्जा कौन देगा, आपके फैट ही देगा। तो फैट भी आपके शरीर के लिए आवश्यक है। अब कई लोग जो है ऐसे बोलते हैं कि यार फैट नहीं खाना चाहिए, आपको गुड फैट खाना चाहिए, है ना, गुड फैट खाना चाहिए, बैड फैट नहीं खाना चाहिए। जैसे पॉम ऑयल हो गया, है ना, बहुत सारे जो आपने डीप फ्राई किए हुए जितने भी तेलीय पदार्थ हो गए, ये सब आपको नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अगर ये सब खाओगे तो आप लोग मोटे हो जाओगे मेरी तरह। ठीक है, और ये जो है चिकनी होती है, ये तो आपको सबको पता है, आप तेल हाथ में लेके देख लो, है ना। शरीर की ऊर्जा का केंद्र कहलाते हैं, यानी शरीर को जितनी भी एनर्जी होती है ये फैट ही आपको प्रोवाइड करवाती है। जैसे ऊँट हो गया, ऊँट रेगिस्तान में बिना खाए पिए क्यों रह लेता है, क्योंकि उसके जो है शरीर में ऊँट के शरीर में जो है वो फैट का एक जो है कुबड़ जिसको हम लोग बोलते हैं वो होता है। तो वो जब एक बार में ही जो है फैट का जो है वो आपके ऊँट जो है स्टोरेज कर लेता है, फिर धीरे धीरे उसको कंज्यूम करता रहता है, इसीलिए वो बहुत दिनों तक जो है जिंदा रह लेता है बिना भोजन के भी। बात करें ये जो है ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। पाचन क्रिया के दौरान वसाओं के जल अपघटन से ग्लिसरॉल और वसा अम्ल बन जाते हैं। जब पाचन क्रिया होती है ना तो वसा के
जल अपघटन, वसा का जब जल अपघटन होता है तो आपके ग्लिसरॉल व वसा अम्ल बन जाता है, और ये समस्त जो है प्रक्रिया अग्नाशय द्वारा स्थापित लाइपेज एंजाइम के द्वारा होती है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके जो है वसा अम्लों को पाचन जो है पाचन या फिर टुकड़ों में तोड़ने का काम, है ना, या फिर वसा का जल अपघटन किसके द्वारा किया जाता है, तो लाइपेज एंजाइम के द्वारा। और आपको पता है जो लाइपेज या लाइगेज जितने भी एंजाइम होते हैं ये तोड़ने का ही काम करते हैं, ठीक है। बात करें हम लोग 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी मिलती है, तो 9.3 किलो कैलोरी आपको प्राप्त होगी, 9.3 किलो कैलोरी आपको प्राप्त होगी दोस्तों, ठीक है। और बात करें वसा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सही बात है। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि फैट का जो सिंथेसिस होता है वो कहाँ पे होगा, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को आपके पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। आपके जितनी भी एटीपी का जो निर्माण होता है वो यहीं से होता है। साथ में आपके माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो जो है शक्तिगृह कहते हैं, पावर हाउस या शक्तिगृह एक ही बात होगी, है ना। और इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऊर्जा को स्टोरेज रखता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। बात करें हम लोग आगे हाइड्रोजनीकरण के बारे में। जो हाइड्रोजनीकरण क्या होता है ना, इसमें असंतृप्त वसा में जो है हाइड्रोजन का संकलन कर उसे संतृप्त क्रिया किया जाता है। यानी जो असंतृप्त वसा होती है, अनसैचुरेटेड फैट होता है, उसको हाइड्रोजन का संकलन उसमें जो है किया जाता है और उसे जो है सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट किया जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, ठीक है। बात करें वसाओं के स्रोत, तो वसा हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकती है, आप सब वाकिफ होंगे इस चीज़ से, है ना। फिर भी हम लोग एक बार इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, वसा 2 प्रकार से हम लोगों को प्राप्त होती है, एक वनस्पति से और एक जंतुओं से। वनस्पति से कैसे कैसे, जैसे आप सरसों का तेल आप लोग खाते हैं, मूंगफली आप लोग डायरेक्ट भी कंज्यूम करते हैं, तेल भी खाते हो, तिल का भी आप लोग तेल खाते हो, डायरेक्ट भी कंज्यूम करते हो। आपके नारियल हो गया, काजू हो गया, अखरोट हो गया, जो जो भी आपके वनस्पति से प्राप्त, बादाम हो गई, है ना, ये सब आपके जो है जिसमें तेल निकलता है वो सब आपके वनस्पति वाला जो तेल हो गया वो इसमें आता है। जंतुओं से आप दूध पीते हो तो जंतुओं वाली फैट, तो आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं कि कौन सी इनमें से, निम्न में से कौन सी जंतु वसा है ना, या फिर निम्न में से कौन सी वनस्पति वसा है। ज़्यादातर यही पूछा जाता है यहाँ से, निम्न में से कौन सी जंतु वसा है। फिर आप लोग जैसे यहाँ पे जो है 3-4 चीज़ें दे देते हैं, आपके मूंगफली, तिल, नारियल दे देंगे और दूध दे देंगे, तो आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाओगे वहाँ पे, यार दूध भी तो एक यही क्या नाम है जंतु वसा कैसे होगा दूध, तो दूध क्या है, जंतु वसा है। आप अंडे की बात करें, मांस की बात करें, मक्खन या घी की बात करें, तो ये भी एक प्रकार की क्या है, जंतु वसा है दोस्तों। बात करें वसाओं का कार्य, तो अभी पहले ही मैंने बता दिया कि जब सर्वाधिक ऊर्जा स्रोत जो है वो आहार को क्या बनाता है, रुचिकर बनाता है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार हम लोग एक्स्ट्रा ही फैट वाली चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा ऑयली फूड जो है हम लोगों को पसंद आता है, क्योंकि भोजन को क्या बना देता है, रुचिकर बना देता है, लेकिन वो हम लोगों के लिए जो है वो क्या है, हम लोगों के हानिकारक है। हालांकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये हम लोगों के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा फैट कंज्यूम करता हूँ। क्या पता मुझे क्यों फैट बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बात करें विटामिन डी व एस्टेरॉइड के संश्लेषण में सहायक होती है, मुख्य अंगों को बाह्य आघातों से बचाती है, यानी जितने प्रकार के आपके मेन बॉडी पार्ट है उनको बाह्य आघातों से बचाती है। जैसे कोई मोटी चमड़ी वाला आदमी हो, उसके कितनी जोत मार लो आप लोग, उसके लगेगी नहीं। तो लोग बोलते हैं ना इसकी मोटी चमड़ी है ना, मोटी चमड़ी है, ये वाली बातें हम लोग बोलते हैं। तो ऐसा मत बोला करो यार, मोटे आदमी की भी इज्जत किया करो, ठीक है। बात करें रोगों की, तो यहाँ से बहुत सारे रोग भी होते हैं। तो देखो वो मजाक की बात थी, लेकिन जो फैट ज़्यादा कंज्यूम करता है उसको निश्चित रूप से जो है वो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कमी से जो है शरीर में कमज़ोरी हो जाती है, तो आप लोग खाना भी सही भाई, है ना, कमज़ोरी भी हो जाएगी नहीं शरीर में। लेकिन आप लोगों को सैचुरेटेड फैट खानी है, अनसैचुरेटेड नहीं खानी है, ठीक है। या फिर जो आप लोग जो कंज्यूम कर सके उसे खानी है। अधिकता से क्या होगा, हृदय की बीमारी हो जाएगी, रक्तचाप बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा आपका, है ना। जंक फूड के उपभोग से जो है क्या बढ़ेगा, मोटापा बढ़ जाएगा। समोसा खाएंगे तो समोसा जैसा दिखेंगे, यानी कि आपको पता है समोसा कैसा होता है, मोटा होता है, तो आप भी मोटे हो जाओगे तो फिर समोसे जैसे दिखोगे, तो आप लोग दिखने में भी थोड़ा जो है बेकार दिखोगे। तो ये भी एक अधिकता से दिक्कत हो सकती है, ध्यान रखना।
जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ऊँट वाला उदाहरण देके, तो वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन जो शब्द है वो 1938 में ब्रेजिलियस ने दिया था, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है जीव द्रव्य में आपका जितना भी जीव द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म जो है प्रोटोप्लाज्म जो होता है, उसमें आपके जल के अलावा शेष भाग प्रोटीन का होता है, ध्यान रखना जल। और उसके बाद दूसरा नंबर किसका आता है? प्रोटीन का आता है। शरीर में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, उपापचयी क्रियाएं कोशिका के विकास में सहायक होती है। यह शरीर को नाइट्रोजन प्रदान करती है। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीकरण और नाइट्रोजन के तत्वों से मिले एमिनो अम्लों के निर्माण से होती है। जब भी प्रोटीन टूटता है ना दोस्तों, तो वो एमिनो अम्लों में ही टूटता है, ठीक है। और प्रोटीन को जो है शरीर के निर्माण की इकाई भी कहते हैं, ठीक है। बाहर से जो भी आवाज़ आ रही है उसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करिए ना, है ना। बाहर से क्या पता कौन क्या बेचने आया है भाई, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इरिटेशन होगा आपको, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और अब ऐसी आवाज़ें तो आती रहेगी भाई, हम लोगों को तो पढ़ना ही है ना। बात करें प्रोटीन के स्रोत की, तो वो कहाँ कहाँ से मिलता है? जो प्राणी स्रोत है और पादप स्रोत है। प्राणी स्रोत में आपके दूध, अंडा, पनीर, मछली, मांस, है ना, ये सबसे आपको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। और आपके पादप स्रोत जिसने भी दालें हो गई, अंकुरित अनाज हो गया, सोयाबीन हो गई, आपके मटर हो गया, मूंगफली हो गया, जितनी भी फलीदार सब्जियां हैं, इनसे आपको प्रोटीन मिलता है। इसको प्लांट प्रोटीन कहते हैं, ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। अब 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कमेंट करके बताना अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो। एमिनो अम्ल 22 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब जो है प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? आमाशय और छोटी आंत में। ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपके शरीर में जो है पाचन कहाँ होता है प्रोटीन का? आपके आमाशय व छोटी आंत में, जहाँ पर अम्ल व एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्लों में बदलते हैं। अभी भी मैंने बताया कि जो प्रोटीन होता है वो किसका बना होता है? एमिनो अम्लों का। फिर जब हम लोग कंज्यूम करते हैं प्रोटीन को, तो ये जो है शरीर में जाके एमिनो अम्लों में ही टूटता है, ठीक है। बात करें रक्त की प्लाज्मा में जो है प्रोटीन कितना होता है? रक्त की प्लाज्मा में 70% प्रोटीन होता है। सोयाबीन में 43%, मुर्गे के मांस यानी चिकन लेग पीस में आपके 24, और मूंगफली व दाल में आपके 20, अंडे में अगर 11 से 15% प्रोटीन होता है, ठीक है। प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? आप लोगों ने आपकी 10वीं कक्षा की किताब में ये हमेशा ही पढ़ा होगा। और जब भी आप लोग 10वीं कक्षा की किताब खोलो तो उसमें दूसरे ही पेज पे जो है ये चीज़ लिखी हुई है। 10वीं की में है या 9वीं की में, थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ मैं खुद ही, ठीक है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था में जो है प्रोटीन अधिक दिया जाना चाहिए। एक पहला रोग होता है क्वासी और कर। ये 6 माह से 5 वर्ष के तक के बच्चों में प्रोटीन की कमी से होता है। ये रोग जो है तब होता है जब माँ अपने बच्चों को स्तनपान कराना बंद कर देती है। आपको पता है बचपन में जब हम लोग छोटे थे, या फिर आप लोगों ने अपने घर में सबसे सुना होगा, मतलब बूढ़ बुजुर्गों से, कि जो बच्चा होता है, या फिर डॉक्टर भी यही बोलता है, जो जब बच्चा होता है तो उसको खीस पिलानी चाहिए। खीस क्या होती है? जो माँ का पहला दूध होता है उसे खीस कहते हैं। वो गाढ़ा होता है, पीला होता है, उसमें प्रोटीन और जितने भी प्रकार के प्रतिजैविक है उनकी मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो इसीलिए उसको पिलाना चाहिए। लेकिन कई लोग उसको जो है गंदगी समझ के उसको निकाल के एक तरफ डाल देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इस रोग में जो है बच्चे का पेट फूल जाता है, भूख में कमी होती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। तो लक्षण भी आपको पूछ सकते हैं कि ये लक्षण किस रोग के हैं। ध्यान रखना, ये क्या है, ये रोग याद नहीं होते हैं जल्दी से, तो डायरेक्ट कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। और क्वासी और कर तो कई बार हम लोग याद कर लेते हैं, लेकिन ये मेरास्मस, ये रोग जो है ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की कमी से होता है। ध्यान रखना, शरीर इसमें सूख जाता है, दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन हो जाती है और अंदर धस जाती है, ठीक है। नोट यहाँ पे क्या है, प्रोटीन हमें मानसिक शक्ति प्रदान भी करता है, तो प्रोटीन इसीलिए भी आवश्यकता है, इसलिए लगातार प्रोटीन आप लोग खाते रहिए, ठीक है। बात करें हम लोग विटामिन्स की, तो विटामिन्स अपना 4था नंबर का पार्ट हो गया, ठीक है। 4थे नंबर का पार्ट कौन सा हो गया? विटामिन्स हो गया। अब बात करें विटामिन्स की, तो विटामिन जो है मुख्य पोषक तत्व है, ठीक है। ये जो है
सॉरी 1911 में जो है सी फंक ने इसे दिया था, इसका नाम दिया था। ठीक है, किसका नाम? विटामिन्स का। शरीर में जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। विटामिन ऐसे अकार्बनिक पदार्थ है जिनकी अल्प मात्रा ही हमारे शरीर में वृद्धि विकास के लिए आवश्यक है, और इसीलिए इनको क्या कहते हैं? विटामिन्स है। इनका जो संश्लेषण है जंतु शरीर में नहीं होता है, अर्थात विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनते हैं। विटामिन जो है डी को छोड़कर, विटामिन डी कहाँ अपन को किससे मिलता है? कई बार आपने सुना होगा सूर्य के प्रकाश से हमको मिलता है। हमें बाहर से भोजन के माध्यम से इनको लेना पड़ता है, इनको विटामिन्स को। जैसे आपने गाजर खाई तो विटामिन कौन सा मिला? विटामिन आपको ए मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से। अब विटामिन्स के कार्य, विटामिन्स के कार्य क्या? शरीर को स्वस्थ रखना, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करना, भूख सामान्य रखने के लिए, शरीर में नियमित वृद्धि के लिए, पाचन क्रिया सुचारू रखने के लिए। तो इन सब काम के लिए आपके जो है प्रोटीन का कार्य होता है। प्रोटीन अक्सर क्रम में नाम रखने का विचार जो है वो ड्रम्ड ने जो है 1920 में दिया था। अब प्रोटीन के प्रकार भी हम लोग देख लेते हैं। जो वसा में घुलनशील प्रोटीन होते हैं वो आपके ए, डी, ई और के होते हैं, और जो जल में घुलनशील होते हैं वो बी कॉम्प्लेक्स व सी होता है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न कौन सा पूछा जा सकता है कि निम्न में से जल में घुलनशील प्रोटीन है, तो ये बी कॉम्प्लेक्स है ना, और आपके कौन सा? सी। अगर वसा में घुलनशील पूछ ले तो ए, डी, ई और के। जो विटामिन B7 होता है वो बायोटीन न तो जल में घुलता है और न ही आपके वसा में घुलता है, ध्यान रखना। लगभग 15 विटामिन की अब तक खोज हो चुकी है। इनमें से 6 विटामिन प्रमुख है, ए, बी, सी, डी, ई, के, और आपके एग्जाम के लिए भी ये 6 ही विटामिन खूब है भाई, है ना। ये पढ़ लेना आप लोग तो उद्धार हो जाएगा आपका। बात करें विटामिन की कमी से तो विटामिन ए से रेटिनोल रोग होता है। रेटिनोल मतलब कि आँखों में जो है जो आपकी आँखों में जो है वो आपको अंधापन आने लग जाता है, आपको दिखाई नहीं देता है। रतौंधी रोग होता है ना। और मलेशिया है ना, और प्लेया रोग होता है। ठीक है, ये दिख नहीं रहा है सही से, है ना। जियोप्लेथिया रोग होता है। और स्रोत बताए तो दूध, हरी सब्जी, गाजर, पपीता ये सब खाओ, विटामिन ए मिल जाएगा आपको। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी, इससे स्कर्वी रोग और नाविक रोग होता है। नींबू वंश के फल खाओ, जितने भी विटामिन सी के स्रोत है, टमाटर हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, इनमें सब में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है। कैल्सीफ्रोल भी इसको बोलते हैं, इसका नाम भी ध्यान रखना, है ना। रिकेट्स रोग होता है। ऑस्ट्रियो मलेशिया रोग होता है। ठीक है, बात करें दूध, दही, अंडा, मक्खन, सूर्य की किरणें, इन सबसे विटामिन डी मिलता है आपको। विटामिन ई की बात करें हम लोग तो विटामिन ई से नपुंसकता या बाजपन आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे टिकोफेरोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिकोफेरोल। दूध, हरी सब्जी, मक्खन, है ना, और इन सबसे जो है आपको क्या मिलता है? विटामिन ई मिलता है। ठीक है, बात करें हम लोग विटामिन के की, किसकी बात करें? विटामिन के की बात करें तो रक्त का थक्का जो है नहीं जमता है इससे, इसे फिलोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन बोलते हैं। ये आपके पनीर, अंडा, है ना, जिगर, टमाटर, जीरा और सोयाबीन से मिलता है। विटामिन बी, इसको थियामिन बोलते हैं। बेरी बेरी रोग होता है इसकी कमजोरी से, बेरी बेरी रोग हो जाता है, कमजोरी आ जाती है। दूध, दाल, मांस, अंडा, सोयाबीन, फल, ईस्ट और अनाज ही इसका स्रोत है। विटामिन B2 की बात करें, राइबोफ्लेविन, है ना, ये किलोसिस और ग्लोसाइटिस रोग होता है इससे। दूध, दाल, मांस, अंडा, सोयाबीन, फल, ईस्ट ये सब मिलता है विटामिन B2 से, है ना। बात करें हम लोग विटामिन B3 की बात करते हैं। विटामिन B3 की बात करें हम लोग तो इससे पेलाग्रा रोग होता है, चर्म रोग होता है। तो ईस्ट और गेहूं खाने से ये आपके कमी हो जाएगी, इसका स्रोत है ये। ठीक है, विटामिन B7 की तो चर्म रोग, बालों का झड़ना, ये विटामिन B7 की। और एच की, विटामिन एच जो बायोटीन होता है उसकी कमी से होता है। ठीक है, चॉकलेट आदि में जो है इसका स्रोत, मुख्य रूप से इसका स्रोत है ये। बात करें विटामिन B5 तो ये पेंटोथिनिक इसका नाम है। बर्निंग फ्रूट सिंड्रोम होता है इससे। विटामिन B6 से जो है, विटामिन B6 का नाम क्या है? पाइरिडोक्सिन। ठीक है, एनीमिया, पेशियंटन ये सब इनसे प्राप्त होता है। ये रोग इससे बहुत जनरेट होता है। ठीक है,
बात करें हम लोग अगर विटामिन B9 की, तो इसको फोलिक अम्ल बोलते हैं। एनीमिया रोग जो है वो इसी से होता है। और विटामिन B12 जो साइनो क्लोबे क्लोबालेमिन इसको बोलते हैं, क्लोबालेमिन, ठीक है। पेरोमीसियस एनीमिया रोग इससे होता है, ठीक है। जीवाणुओं से जो है ये मिलता है हम लोगों को, जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु होते हैं ना, उससे, ठीक है। खनिज लवण की बात करते हैं। खनिज लवण सूक्ष्म पोषक है, हमारे शरीर में वृद्धि के लिए, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अलग अलग मात्राओं में आवश्यकता होती है। ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो लवण के रूप में पाए जाते हैं। शरीर में पाए जाने वाले मुख्य खनिजों की संख्या 24 है, परंतु मुख्य उपयोगी खनिज जो है कैल्शियम हो गया, लोहा, फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, तांबा आदि होते हैं, ठीक है। बात करें हम लोग खनिज लवणों के कार्य क्या होते हैं, जो आपके शरीर का नियंत्रण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, विभिन्न प्रकार के हार्मोन व जैव उत्प्रेरक बनाने में सहायक है। अब इसकी कमी से होने वाले रोग भी देख लेते हैं एक बार के लिए। जो आपका कैल्शियम और फास्फोरस होता है, उससे उसका कार्य होता है हड्डियों व दांतों का जो बनना। अगर इससे जो है आपका इसकी कमी आपके हो जाएगी तो हड्डियों में दर्द होना लग जाएगा, रिटेक्स रोग हो जाएगा, टिटेनी हो जाएगा, ऑस्टियो मलेरिया हो जाएगा, मलेशिया होता है, सॉरी मलेशिया, ठीक है। दूध व उत्पाद, मछली, सेम व हरी सब्जी इसके स्रोत है, ये खाइए और इसकी कमी को पूर्ति करिए। लोहे की बात करें तो हीमोग्लोबिन इससे बनता है। अगर हम लोग इसकी कमी की बात करें तो आपकी अरक्तता और शिथिलता ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपको लीवर, हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियां और अंडा। ये लीवर किसकी बात कर रहा है, जितने भी लीवर मतलब कि आपको इंसान का लीवर नहीं खाना है, ध्यान रखना। ये आपके जितने भी आप लोग मांसाहारी जो प्रोडक्ट होते हैं ना, उनकी बात कर रहा है। आयोडीन की बात हम लोग करें तो आयोडीन जो है वो आपके थायरोक्सिन हार्मोन व उपापचय नियंत्रण में सहायक होता है। इससे इसकी कमी से काइट्री या घेंगा रोग होता है। आयोडीन युक्त समुद्री नमक व समुद्री आहार खाइए। सोयाबीन व पोटेशियम, जिससे लकवा रोग हो जाता है इसकी कमी से, ध्यान रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर में पानी की समस्या, मात्रा का रखरखाव करना, तंत्रिक आवेगों का संतुलन करना। इससे क्या है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, सूजन, परासरण, दाब में गड़बड़ी, पेशी संकुचन, ये सब हो जाता है। सामान्य रूप से आप लोग क्या क्या खा सकते हो, मांस खा सकते हो, मुर्गा, मछली, फल, अनाज, अंडे, दालें, ये सब खाओगे तो आप लोग के सोडियम पोटेशियम की कमी की पूर्ति हो जाएगी, जिसमें आपके केला भी आता है एक, है ना। बात करें हम लोग कोबाल्ट, तो विटामिन B12 का निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण या संश्लेषण में उपयोगी है। फ्लोरीन इनेमल व दंत को नियंत्रण करता है। अधिकता से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। तो आपने कई बार, जैसे जहाँ आपको पता है पानी में जो है आपको पता है कई बार आपके फ्लोरीन की जो है अधिक मात्रा हो जाती है, तो वहाँ दांत आपके खराब हो जाते हैं, तो उसको फ्लोरोसिस बोलते हैं, ठीक है। नोट, गर्भवती महिलाओं में प्राय कैल्शियम व आयरन की कमी होती है। जो गर्भवती महिलाएं होती है इसलिए उनको आयरन की टेबलेट्स भी दी जाती है, जब डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवाते हैं हम लोग, ठीक है। बात करें अब अपना आखिरी टॉपिक, जल। जल हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण अवयव है ना। इसके बाद एक और है ना, शरीर का लगभग 70% भाग जो है जल का है। जल शरीर में विलायक का कार्य करता है, मिलाने का, है ना, मिलाने का, विलायक का, ठीक है, सोल्यूट का कार्य करता है, ठीक है। बात करें हम लोग, शरीर के तापमान को जो है नियंत्रित करता है। आपके पसीने वाष्पन के द्वारा शरीर में होने वाले अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जलीय माध्यम में होती है, ठीक है। बात करें शरीर के हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक जल, है ना। हमें प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तरबूज में 95 तक जल होता है, 95% तक, इसलिए तरबूज खाना चाहिए जल की पूर्ति करने के लिए। हम लोग अक्सर गर्मियों में तरबूज का सेवन करते हैं। पीने के पानी में आर्सेनिक नामक विष के कारण जो है केराटोसिस नामक बीमारी हो जाती है, तो ध्यान रखना, पियो तो पानी को छान के पियो भाई, है ना। अब अपना अंतिम टॉपिक आ जाता है, अंतिम टॉपिक आ जाता है, बिल्कुल छोटा सा है, 2 मिनट में हो जाएगा। खाद्य रेशे या रुकसांश, जो छिलके वाले अनाज होते हैं, गाजर हो गए, फल, मूली, पालक, भिंडी, सेम, बंद गोभी, पत्ता गोभी आदि सेल्यूलोज नाम रेशे पदार्थ होते हैं।
है ना, जिसे रुक्सांस या रेफेज कहते हैं। कार्य, रेफेज जो है वो भोज्य पदार्थों को पचाने में सहायक होते हैं। रेफेज के कारण जो है भोजन पदार्थ में आंतों में चिपकता नहीं है, यानी हम लोग अगर इस प्रकार के भोजन खाते हैं ना, छिलके वाले अनाज वगैरह, तो उससे क्या है, मलत्याग में सुगमता होती है, कब्ज नहीं होता है, रक्त शर्करा व कोलेस्ट्रॉल के अनुकूलन स्तर को जो है बनाए रखने में सहायक होता है ये। बात करें संतुलित आहार की, तो संतुलित आहार जो है वो सामान्य रूप से हम पूरे दिन में जो भी भोजन करते हैं उसमें वह आहार जो है वो संतुलित, वह जो है भोजन कहलाता है। अब भोजन में सब जितने भी प्रकार के हम लोग जो है चीज़ें अगर रखेंगे तो वो संतुलित आहार कहलाता है। ठीक, संतुलित आहार किसे कहते हैं? हमारे शरीर में नियमित वृद्धि, विकास और स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर आहार में जो है ये सभी अवयव एक निश्चित मात्रा में, अनुपात में और उचित मात्रा में होना आवश्यक है। अगर इनकी उचित मात्रा हमारे शरीर में होती है तो ये आहार जो है संतुलित आहार कहलाता है। अब एक महत्वपूर्ण बस लास्ट रह गया है, 10 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार की सारणी। सबसे पहले देखो, कार्बोहाइड्रेट लगभग 130 से 150 ग्राम आपको खाना चाहिए। प्रोटीन 78% आपको कंज्यूम करना चाहिए। वसा आपको 22% कंज्यूम करनी चाहिए। विटामिन आपको आवश्यकता के अनुसार आप लोग ले सकते हो। खनिज जो है वो 660 जो है मिलीग्राम आपको लेना चाहिए। जल आपको 2 से 3 लीटर रेगुलर पीना चाहिए। खाद्य रेशे आवश्यकता के अनुसार, कब्ज वाले थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, जितने भी जो आपके पत्ता गोभी हो गई, ये सब आपको कब्ज अगर आपको होती है तो आप ले सकते हो इसको। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है वो यही ख़त्म होता है। पूरा का पूरा टॉपिक मैंने लगभग करवा दिया है, और मिलते हैं इसी प्रकार की नई क्लास के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, राम राम साथ, जय हिंद, जय भारत। 36 मिनट की क्लास है, पूरा का पूरा टॉपिक आपको सही समझ में आ जाएगा। नोट्स आपको अवेलेबल मैं करवा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, शुभ दिन।